Hello viewers, welcome to Challenger classes. My name is Shashank Bhatt and I am your chemistry educator. तो हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो याद करो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस वजह से अराइज हुई थी। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तब अराइज हुई थी जब आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में डाला था, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का जो सरफेस था वहाँ पे हिंड्रेंस थी और जो मॉलिक्यूल्स वेपर बनाना चाह रहे थे वो उस रेट से नहीं बना पा रहे थे, यानी कि वेपर्स बनने का रेट कम हो रहा था जिस वजह से वेपर प्रेशर कम हो रहा था। तो मोर और लेस जो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी वो वेपर प्रेशर से ही रिलेट करते हुए थी। लेकिन यहाँ पे जो एक बात नोटिस की थी आपने, वो सॉल्यूट जो थे वो मतलब नॉर्मल थे, ना वो सॉल्यूशन में जाके एसोसिएट होते थे ना डिसोसिएट होते थे। एसिड सब्सटेंसेस जो कि सॉल्यूशन में जाके या किसी एक्वस मीडियम में जाके सेम बिहेवियर शो करें तो उन्हें हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन वहीं पे अगर ये सॉल्यूट हमारा किसी एक्वस मीडियम में जाके अपना बिहेवियर चेंज कर दे, है ना, तो फिर वो कैसा हो जाता है, वो हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी एक्वस मीडियम में जाके एसोसिएट या डिसोशिएट हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, कंप्लीटली मतलब अपना 100% बिहेवियर चेंज कर देंगे, और वीक जो होंगे वो थोड़ा बहुत यानी कि पार्शियल चेंज आएगा उनके बिहेवियर में। तो इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स को अब हम स्टडी करेंगे और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स थे और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनके बीच में जो चेंज आ रहा है उस चेंज को पढ़ेंगे। तो उस चेंज को सबसे पहले वेंट हॉफ नाम के साइंटिस्ट ने स्टडी किया था, तो उन्हीं के नाम पे ये फैक्टर भी बनता है कि वेंट हॉफ फैक्टर। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक मेन वेंट हॉफ फैक्टर रहेगा, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। तो तैयार हो जाओ पेन और कॉपी लेके। ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया है टॉपिक हमारा, वेंट हॉफ फैक्टर। अब जब आप वेंट ऑफ फैक्टर की तरफ देखोगे तो देखो यहाँ पे ये वी कैपिटल आ गया, लेकिन उन्होंने अपने नाम में वी स्मॉल रखा था, बाकी सब चीजें कैपिटल थी, जैसे यहाँ पे ये लिखा है ना। तो रिस्पेक्ट है, जैसे उन्होंने अपना नाम लिखा वैसे हमें भी लिखना पड़ेगा, वो सब कैप्स करने के चक्कर में कैपिटल हो गया। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या बताता है, कितना चेंजेस आए जब हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट लिया था एज कंपेयर टू जब हमने एक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट लिया था। तो उसी चेंज को कौन बताता है, वेंट ऑफ फैक्टर बताता है। तो वही बात यहाँ पे हमने लिखी भी है कि अभी तक हमने जो सॉल्यूट स्टडी करे थे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे, जैसे यूरिया, ठीक है, ग्लूकोज, सुक्रोज। तो ना तो ये सॉल्यूशन जब बनता था तो डिसोशिएट होते थे ना एसोसिएट होते थे। डिसोशिएट मतलब जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से ये मिलके बने हैं उनमें ब्रेक हो जाएं। एसोसिएट मतलब अपने ही जैसे किसी दूसरों मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाए, हल्का वीक बॉन्ड बना लें थोड़ा सा, है ना, स्ट्रॉन्ग तो नहीं लेकिन हाँ एक वीक बॉन्डिंग बना लें। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइट्स आए तो वहां पे फिर एसोसिएशन और डिसोसिएशन स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से फिर चेंजेस आए गई प्रॉपर्टीज में। क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती थी, जो कि डिपेंड करती थी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। अब अगर आपका सॉल्यूट डिसोशिएट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, है ना, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इफेक्ट होगी। तो उसी को हम जो इफेक्ट आएगा, जो चेंज आएगा, उसको हम पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो मैं इसको आपको समझाता हूँ किस तरीके से क्या चेंज आता है ना, इसमें से नोट करना है तो कर लो, आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक, तो मैंने ब्लैंक स्लाइड ले ली है। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि वेंट ऑफ फैक्टर कैसे आप अप्लाई करोगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। तो सबसे पहले आप एक प्योर सॉल्वेंट ले लो। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, बीकर है, इसमें मेरे पास केवल अभी सॉल्वेंट रखा है। ठीक है, सॉल्वेंट मतलब कुछ भी वाटर रहा होगा। तो यहाँ पे अभी क्या है, सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट भी कौन सा है, वाटर है। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, एक सॉल्यूट ऐड कर दिया। वो सॉल्यूट क्या था मेरे पास, वो सॉल्यूट था NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड।
तो यहाँ पे जो मैंने सॉल्यूट ऐड किया है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड है। तो जब ये सॉल्यूशन बना होगा, अब तो सॉल्यूशन बन गया ना, पहले केवल सॉल्वेंट था, आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया सोडियम क्लोराइड, तो ये सॉल्यूशन बन गया। अब जब इस सॉल्यूशन की आप प्रॉपर्टीज स्टडी करोगे, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी ना हमारे पास, रिवाइज करो, देखो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। सपोज करो इन चारों में से आपने कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। और मैं बोल रहा हूँ मैंने 1 मोल NaCl डाला है, तो मोल में ही तो मेजर करते हैं हम लोग, तो ये समझोगे कि अभी 1 पार्टिकल है NaCl का, मोल्स को आप पार्टिकल के इक्विवेलेंट रख लो। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो कितने पार्टिकल्स के करस्पॉन्डिंग आएगी, वो आएगी एक NaCl पार्टिकल की वजह से। और आपने कैलकुलेट कैसे किया है, फॉर्मूले से। तो जो हम थियोरेटिकली कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूले से, उस वैल्यू को हम बोलते हैं, यहाँ से जो भी हमने इस सॉल्यूशन की, ये जो सॉल्यूशन बना होगा, इस सॉल्यूशन की जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करी, ठीक है, किसकी हेल्प से, फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। तो फॉर्मूले की हेल्प से जो वैल्यू आएगी उसको मैं क्या बोलूंगा, हमने थियोरेटिकली पेन पेपर से करा है ना, थियोरेटिकल बोल लो, और कैलकुलेशन करी होगी तो आप बोल सकते हो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वो क्या होगी, वो होगी कैलकुलेटेड वैल्यू, है ना। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, कैलकुलेटेड वैल्यू। लेकिन यहीं पे जब इस चीज को हम सपोज करो हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर रहे थे, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता था, देखो, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB, यानी कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी। तो ये तो आपने पेन और पेपर से फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लिया, लेकिन एक्चुअल में आप बॉइलिंग पॉइंट कैसे मेजर करोगे, लैब में, या, है ना। तो लैब में आप एक्सपेरिमेंटली थर्मोमीटर डिप करोगे, या कोई और एपरेटस होगा आपके पास, है ना। तो वहां से जब वेपर्स बनना शुरू होंगे, आप बोलोगे सर ये सॉल्यूशन बॉयल हो रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो वहां का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो वो क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी। ये कैसी थी, थ्योरेटिकल। थ्योरी में हमने कैलकुलेट किया तो मैंने बोल दिया कैलकुलेटेड वैल्यू। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो लैब मैनुअल आपने बनाई होगी, आप एक्सपेरिमेंट में क्या लिखते थे, ऑब्जर्वेशन, है ना, एक टेबल बनती थी ऑब्जर्वेशन की। तो जब हम एक्सपेरिमेंटली कोई चीज देखेंगे तो हमारा हम ऑब्जर्व करेंगे उसको, तो वहां से जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। और आपको पता होना चाहिए कि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है ना, वाटर में जाके ब्रेक हो जाता है Na+ और Cl- आयंस में। तो देखो ये चीज हम थ्योरेटिकली तो नहीं कैलकुलेट कर पाए, लेकिन जब हमने इसी चीज को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया, यहाँ पे देखो, जब इसी चीज को हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया तो हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि सर अब यहाँ पे एक NaCl ना होने की बजाय एक Na+ और एक Cl- है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना होगा, प्लस में वाटर मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही होंगे, है ना, वाटर तो है ही यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना आपके पास, यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई, ये आप एक्सपेरिमेंटल निकाल रहे हो, है ना। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकल के आई, CP लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसी है, वो है आपके पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक। तो मुझे बताओ यहाँ पे, क्या आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू के इक्वल आएगी, क्या आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑब्जर्व्ड वैल्यू के इक्वल आएगी या नहीं आएगी, बताओ कैसे आएगी, अगर आएगी तो, और नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी। देखो मेरे हिसाब से नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, और यहाँ पे कितने सॉल्यूट पार्टिकल था, 1। लेकिन जब इसने अपना इलेक्ट्रोलिटिक बिहेवियर दिखाया और हमने उसको कंसीडर भी करा, तो अब कितने पार्टिकल्स हो गए, एक Na का प्लस का, एक Cl- का, अब 2 पार्टिकल हो गए। यानी कि अब जो ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है ये ग्रेटर आएगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए। ग्रेटर और स्मॉलर तो बाद में देखेंगे, लेकिन क्या इक्वल आएगी, तो आप बोलोगे नहीं सर इक्वल नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने एक पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट की है और यहाँ पे हमने 2 पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट की है।
तो मैंने यहाँ से क्या देखा, मैंने ये देखा कि सर जो हमारे पास ये कौन सी थी, कैलकुलेटेड वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा ना, आ जाएगा। हमने देखा कि सर जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी, कैलकुलेटेड वैल्यू इज नॉट इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू, किस चीज की, ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन क्या ऐसा होता है क्या कि भाई एक ही चीज आप मेजर करो और उसकी अलग अलग वैल्यू आए, ऐसा तो होगा नहीं। ऐसा नहीं होगा तो फिर हमें इसको क्या है, इक्वल करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल कराने के लिए क्या कर सकते हो, देखो कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू को हमें इक्वल प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे, देखो मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। हमें क्या करना है, कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू को इक्वल प्रूफ कराना है। कैसे होगा, ये आ रहा है बोर्ड में, हाँ आ रहा है, चलो तो बताओ ये कैसे इक्वल होगा। यहाँ पे कितने पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग आ रहा है, एक पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग, और यहाँ पे कितने पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग आ रहा है, दो पार्टिकल के। तो अगर यहाँ पे भी दो पार्टिकल हो जाते तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम आ जाती। तो इस यहाँ पे एक पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग है ये पहले, है ना, और ये किसके करस्पॉन्डिंग है, दो पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग। तो इन्हें इक्वल कैसे बनाओगे, इन्हें इक्वल ऐसे बनाएंगे सर, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ऑब्जर्व वैल्यू में हमारे दो पार्टिकल थे और कैलकुलेटेड में केवल एक पार्टिकल था। तो हमने कैलकुलेटेड को ऑब्जर्व के इक्वल रखने के लिए उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी फैक्टर को वेंट हॉफ ने क्या बोला है, वेंट हॉफ फैक्टर। तो ये जो 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, यही क्या होता है, यही होता है हमारे पास वेंट हॉफ फैक्टर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। आई बात समझ में, देख लो फिर से समझा देता हूँ। NaCl को वाटर में ऐड किया, उसका कोई भी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही कैलकुलेट किया, तो जो वैल्यू आई उसको मैंने बोला कैलकुलेटेड वैल्यू, क्योंकि मैंने पेन पेपर से कैलकुलेट की। फिर मैं इसी सॉल्यूशन को लैब में ले गया, मैंने थर्मामीटर से जब इनका बॉइलिंग पॉइंट देखा तो वो पहले वाले के इक्वल नहीं आया, उससे ज्यादा आया। मतलब क्या हुआ होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए हैं। तो देखा ये कि NaCl इलेक्ट्रोलाइट होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, अपने आइंस में डिसोशिएट हो जाता है। डिसोशिएट हुआ तो हमें दो आइंस मिले, एक Na+ का, एक Cl- का। तो वहां से जो हमने वैल्यू ऑब्जर्व करी उसको मैंने बोल दिया ऑब्जर्व वैल्यू। लेकिन एक ही चीज की दो अलग अलग वैल्यू कैसे हो सकती है ना, एक सॉल्यूशन दो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे कैसे बॉइल करेगा, टेम्परेचर तो एक ही होगा ना उसका। तो हमने कहा कि भाई हमें हर हालत में इन दोनों को इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए कब इक्वल हो पाएगा, जब यहाँ पे भी दो पार्टिकल की वैल्यू आ जाए। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब हमारी ऑब्जर्व वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू के इक्वल आ जाएगी। तो इसी 2 को क्या बोलते हैं, या जिससे हमने मल्टीप्लाई किया, वेंट हॉफ फैक्टर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और वेंट हॉफ फैक्टर का फॉर्मूला देखते हैं यहाँ से। ठीक है, चलो रब कर देता हूँ इसको। देखो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि सर जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही थी, जो हमारे पास क्या आ रही थी, कैलकुलेटेड वैल्यू, वो इक्वल नहीं थी किसके, ऑब्जर्व वैल्यू के। तो सर हमने इक्वल बनाने के लिए क्या किया, हमने देखा कैलकुलेटेड वैल्यू एक पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग थी, है ना, और जो ऑब्जर्व वैल्यू थी वो दो पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग थी। पार्टिकल पे इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। अब हमने कहा नहीं सर इसको इक्वल कराना ही है, तो अब अगर आपको इसे इक्वल कराना ही है तो फिर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों तरफ इक्वल कराने पड़ेंगे। तो कैलकुलेटेड वैल्यू कैसे आएगी ऑब्जर्व वैल्यू के इक्वल, जब आप दोनों तरफ पार्टिकल्स सेम कर दोगे। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि NaCl दो पार्टिकल्स में ब्रेक हो रहा था, Na+ और Cl-, तो हमने उसी दो से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसी दो को मैंने क्या बोला था वहां पे, इसी दो को मैंने बोला है वेंट हॉफ फैक्टर। वो थोड़ा साइड में हो गया था,
मैंने कहा एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक है। और किससे डिनोट करते हैं, आइज का सिंबल होता है, ठीक है। तो वेंट ऑफ फैक्टर समझ आया। यहीं से एक फॉर्मूला निकल के आता है वेंट ऑफ फैक्टर का। बुक में 3-4 दिए हैं लेकिन आपको याद नहीं करना है। अब आपको समझ आ गया। देखो ये आई है, इस आई को अगर मैं और अच्छे से लिख के बताऊं आपको, आई को यहाँ लिख दिया, ये क्या आ गई, कैलकुलेटेड वैल्यू, है ना। और उधर क्या आ रहा है आपके पास, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो अगर यहाँ से आपको आई का फॉर्मूला निकालना है तो कैसे आ जाएगा, आई को यहीं छोड़ो, कैलकुलेटेड वैल्यू को नीचे ले जाओ। तो जो आई का फॉर्मूला आएगा, देखो जो यहाँ पे आई का फॉर्मूला आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है ये तो यहीं रहेगा, यहाँ ये मल्टीप्लाई में था तो नीचे डिवाइड में चला जाएगा। तो आई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पे लाइट पड़ रही है फिर भी मैं लिख रहा हूँ, ऑब्जर्व्ड वैल्यू किस चीज की, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, स्मॉल मतलब सीपी से डिनोट कर दिया, और नीचे क्या आएगा, कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला समझ आया, आई का कहां से आया, ठीक, काई की ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, सीपी से लिख रहा हूं, सीपी कैन नॉट पैलेस नहीं, ठीक है, सीपी बोले तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो आई का एक फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड क्या होगी, आप एक्सपेरिमेंट से देखोगे, और कैलकुलेटेड क्या होगी, जो आप अपना फॉर्मूले जो आपने पढ़े हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के, वहां से आएंगे। तो ये समझ में आ गया आई का फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। आई कैलकुलेट करना भी आ गया होगा। अब हम अलग अलग चीजों के लिए आई को देखेंगे कि सर अगर इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट हो रहा है तो आई की क्या वैल्यू होगी, अगर इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएट हो रहा है तो आई की क्या वैल्यू होगी, है ना। तो हमें ये देखना है। और अगर एक फॉर्मूला और देखना चाहो आप आई का यहाँ से, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन एक ये फॉर्मूला तो याद ही कर लो, ठीक है। कि क्या आया है, आई इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन में कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया है। आगे देखते हैं अब और फॉर्मूले हमारे पास क्या बन सकते हैं आई के, ठीक है। पहले इसको रब कर देते हैं, नोट कर लो करना है तो। यहाँ से ये डिराइव करके बता दिया मैंने, बुक में डायरेक्ट लिखा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अब हम देखते हैं डिसोशिएटिव टाइप इलेक्ट्रोलाइट्स का केस। मतलब अभी तो हमने जनरल कंसीडर किया था, लेकिन NaCl भी क्या था, डिसोशिएटिव टाइप ही तो था। डिसोशिएट मतलब जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम डिसोशिएटिव टाइप को पढ़ेंगे। तो डिसोशिएटिव टाइप में अगर मैं NaCl का ही एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, NaCl किस तरीके से डिसोशिएट हो रहा था, सपोज करो ये अभी होता भी है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और मैं बता भी रहा हूँ कि ये 100% डिसोसिएशन शो कर रहा है। अब आप कहोगे सर ये डिसोसिएशन एसोसिएशन कैसे डिसाइड होता है, कितना हुआ, ये एक पैरामीटर होता है एल्फा। एल्फा को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी बोल सकते हैं। तो अगर डिग्री बोलेंगे तो इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, लेकिन अगर मैं बोलूँगा परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन तो फिर 0 से 100 के बीच में, क्योंकि परसेंटेज 100% हो सकती है, मैक्सिमम थ्योरेटिकल, है ना, और फ्रैक्शन या डिग्री कितना होगा, 1 होगा। तो NaCl क्या हो रहा है, 100% डिसोशिएट हो रहा है। 100% डिसोशिएट होगा तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, एक Na+ और एक Cl-। आप मुझे बताओ पहले कितने पार्टिकल थे, पहले एक पार्टिकल था, बाद में कितने हो गए, 2 हो गए ना, ठीक है। तो यहाँ से इसमें आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो आई की वैल्यू निकलती है यहाँ पे आई इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल्स हो गए, है ना। अगर एसोसिएशन होगा तो इसी केस में एसोसिएशन आ जाएगा, या फिर और नंबर ऑफ पार्टिकल्स और पहले कितने थे, है ना, तभी तो चेंज पता लगेगा। तो डिसोशिएट होने के बाद कितने पार्टिकल हो गए और पहले कितने थे, तो मुझे बताओ डिसोशिएट होने के बाद कितने पार्टिकल्स हो गए हैं,
डिसोशिएट करने के बाद सर दो पार्टिकल हो गए, एक Na+ का, एक Cl- का, और पहले कितने थे, पहले सर एक ही था NaCl का, तो यहाँ से I की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से I की वैल्यू 2 आ गई, आई कि नहीं आई। चलो अब इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए मुझे बताना कि जो MgSO4 कंपाउंड है उसके लिए I की वैल्यू क्या होगी, और ये मान के चलो कि ये 100% डिसोशिएशन शो कर रहा है या डिसोशिएट हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे दिख रहा है, दिख तो रहा है। देखो अगर आप MgSO4 को देखोगे तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट देखो, मैग्नीशियम मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहते हैं, रहा होगा, और सल्फेट है, एनाइन है 2- के साथ। अगर ये 2- का है तो बैलेंस करने के लिए इस पे 2+ रहा होगा, तो ये किन किन आइंस में ब्रेक हो जाएगा, Mg2+ और साथ में SO4 2- लिख रहा है इधर। तो देखो अब कितने अगर आप फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पे फिर से लगाओ फॉर्मूला, देखो I इक्वल टू क्या हो जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद कितने हैं, 2, और बिफोर डिसोसिएशन कितना था, 1, तो I की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 नहीं आएगी, 2 आएगी, ठीक है। I की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी। आया समझ। ऐसे ही मैं एक और कंपाउंड देता हूँ आपको, चलो Al2SO4 का होल थ्राइस, और ये भी क्या हो रहा है, ये भी 100% डिसोशिएट हो रहा है, ठीक है। ये 100% इसलिए बोल रहा हूँ पूरे का पूरा हो रहा है डिसोशिएट। तो इसको जब आप देखोगे तो यहाँ पे सल्फेट है ना, सल्फेट है, सल्फेट कैसे क्या होगा, SO4 2- की तरह एग्जिस्ट करेगा। और एल्युमिनियम कैसे होता है, ग्रुप 13 का है, बैगन आलू गाजर इन थाली वाला, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, तो 3 ही लूज कर पाएगा, 3 लूज करेगा तो Al3+ बनाएगा, ठीक है। अब बैलेंसिंग देखो, एल्युमिनियम कितने हैं यहाँ पे, 2 हैं, तो यहाँ पे भी 2 होने चाहिए सर, है ना, 2 है ये, ठीक। और SO4 कितने हैं, 3, तो यहाँ पे भी 3 होने चाहिए, तभी तो एटम बैलेंस होंगे, और चार्ज भी तभी बैलेंस होगा, 2 3 जा प्लस का तो +6, 3 2 जा माइनस का तो -6। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ डिसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल आ गए, 2 + 3 5, और पहले कितने थे, 1, तो I की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 5 आ गई। आया समझ में, I कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये तो थे आयनिक कंपाउंड। अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लूं, K4FeCN6, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके लास्ट चैप्टर भी है आपकी एनसीईआरटी पार्ट 1 में, उसको भी पढ़ेंगे, तो वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे इनमें क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्या शेप होती है। अभी ये समझ लो कि ये कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जिसमें कि जो ब्रेकिंग होगी या डिसोसिएशन होगा वो इस तरीके से होगा कि जो चीज स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो अलग डिसोशिएट होगी, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो अलग डिसोशिएट होगी, है ना। ये 6 है, ठीक। तो देखो यहाँ पे पोटेशियम कहाँ आता है, फर्स्ट ग्रुप में, हेलिना की रब से फरियाद, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो किस में ब्रेक होगा, K+ में, है ना। और ये चीज पूरे का पूरा एक जैसा ऐसे ही आ जाएगा जैसा है यहाँ, FeCN का होल 6। अब देखो पोटेशियम कितने हैं यहाँ पे, 4, तो बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे भी 4 लगाना पड़ेगा, 4 यूनिट का प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा फिर 4 यूनिट का माइनस चार्ज भी होगा बैलेंसिंग करने के लिए, ठीक है, दिख रहा है इधर। हाँ, तो अब यहाँ पे मुझे I की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी, 4 और 1 कितना, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, तो 5 पार्टिकल आए आफ्टर डिसोसिएशन, और पहले कितने थे, पहले तो सर 1 ही था, तो यहाँ I की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ I की वैल्यू 5 आ गई। देखो डिसोशिएटिव टाइप इलेक्ट्रोलाइट्स में I की वैल्यू कैलकुलेट करना आई, बता दो, देख लो एक बार, सारे एग्जाम्पल देख लो, ठीक है, और मुझे बताओ आया समझ कि नहीं आया। आई गया हो, अब उसमें क्या है, पूरा पूरा ब्रेक हो रहा है। तो ये जो केसेस थे उसमें मैंने 100% डिसोसिएशन कराया था, यहाँ पे भी
100% डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब जितने आयंस मैक्सिमम होंगे वो हो जाएंगे। लेकिन अगर बाई चांस कहीं पे वीक इलेक्ट्रोलाइट आ जाए, वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब 100% तो डिसोशिएट नहीं होगा, कुछ कम होगा, तो वहां पे हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कंसीडर करना पड़ेगा, यानी कि अल्फा के टर्म्स में क्या वैल्यू होगी आई की उसको देखते हैं, उसको नोट कर लो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर देख लो, लिख लो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आई की वैल्यू अल्फा के टर्म्स में क्या होगी। चलो, तो अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, आई इन टर्म्स ऑफ अल्फा। लिख भी देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ आई यानी कि क्या, वेंट ऑफ फैक्टर इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में, अल्फा के टर्म्स में। ठीक है, अल्फा क्या होता है, वेयर अल्फा इज, यहां क्या होगा, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। ठीक है, कितना डिसोशिएट हो रहा है कोई इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो मैं वही NaCl वाला कॉमन एग्जांपल लेके चलता हूं। ठीक है, NaCl डिसोशिएट हुआ Na प्लस और Cl माइनस में। हालांकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि ये 100% डिसोशिएट नहीं हो रहा है। तो इनिशियली अगर इसके मैं मोल्स की या पार्टिकल्स की बात करूं, यहाँ दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। चलो देखो, यहाँ पे अगर मैं इनिशियल की बात करूं तो इनिशियल कितने हैं NaCl, एक, स्टार्टिंग में एकदम से थोड़ी ब्रेक हो जाएगा, तो ये कुछ नहीं थे। लेकिन जब यही चीज इक्विलिब्रियम में पहुंची या कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम, तो ये मान लो मैंने कहा अल्फा डिसोशिएट हुआ, मतलब अपना कुछ पार्ट इसने डिसोशिएट कराया, अल्फा पार्ट कराया, तो जितना ये डिसोशिएट होगा उतना ही ये बनेंगे। ठीक है, तो इनिशियली मुझे बताओ कितने पार्टिकल्स थे। अगर मैं इनिशियली नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करता हूं तो कितने हैं इनिशियली नंबर ऑफ पार्टिकल, इनिशियली नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे तो 1 है। लेकिन जब मैं इसी चीज को देखता हूँ इक्विलिब्रियम पे तो कितने हैं, देखो सारे कैलकुलेट होंगे, क्योंकि ये भी तो बचा हुआ होगा ना सॉल्यूशन में। देखो 1 में से माइनस किया है अल्फा, तो कुछ तो बचा हुआ होगा वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा ये वाला, और ये भी है तो इन्हें भी ऐड कर देना, तो प्लस अल्फा और प्लस अल्फा। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, फिर एक माइनस अल्फा से प्लस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस अल्फा। अब तुम्हें आई का फॉर्मूला याद है, आई का फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फिर से लिख रहा हूं, ऐसे अभी पिछली स्लाइड में लिखा ही था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या, आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब डिसोशिएट होने के बाद कितने पार्टिकल्स मिलते हैं, अपॉन में क्या होता था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोशिएट होने से पहले, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोशिएशन। तो मुझे बताओ यहाँ पे वैल्यू पुट करके क्या मिलेगा आपको, देखो आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, मतलब पहले इनिशियल के बाद जो केस है वो आफ्टर डिसोसिएशन का है ना, तो कितने हैं, 1 प्लस अल्फा, और बिफोर डिसोसिएशन कितने थे, 1। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से आई की वैल्यू आ गई 1 प्लस अल्फा, और अपॉन में 1 है तो कोई मैटर नहीं करेगा। आई की वैल्यू क्या आई, 1 प्लस अल्फा। ये तो तब आई जब हमने NaCl का केस कंसिडर किया, अब और हमें पता भी थे कितने पार्टिकल में डिसोशिएट हो रहा है। अब सपोज करो कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट मिल जाए जिसमें कि हमें पता ना हो वो कितने पार्टिकल में एसोसिएट या डिसोशिएट करता है, हम n मान के चलेंगे, तो हम जनरल केस डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, कैलकुलेशन ऑफ आई इन टर्म्स ऑफ अल्फा। अब हम इसी का क्या करेंगे, एक जनरल केस डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको लिख लो पहले, ऐसे ही होगा ना, वो मैं उधर को हो जा रहा हूँ, देख लो, इसको लिख लो एक बार। ठीक है, अब हम इसी के लिए जनरल केस, जब हमें पता ना हो इलेक्ट्रोलाइट कितने मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स में डिसोशिएट हो रहा है। ठीक है, चलो अब हम कोई भी सॉल्यूट मान के चलते हैं, सपोज करो ए सॉल्यूट है, ठीक, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
और ये जब डिसोशिएट हो रहा है तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में हो रहा है, ठीक। तो मैं अगर इसके इनिशियल केस की बात करूं, इनिशियली तो मैं वही मान के चल रहा हूं कि 1 पार्टिकल है और यहाँ कोई पार्टिकल नहीं है। लेकिन जब मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ, यानी कि थोड़ी देर बाद, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है अल्फा पार्ट डिसोशिएट हो रहा है अपना। अब ये कितना बनेंगे, ये चीज समझने वाली है। देखो, जब ये यहाँ पे इसके कितने मोल थे, मोल कौन बताता है, मोल बताता है स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब जो ये पहले लिखा होगा, यहाँ जैसे n लिखा है तो n मोल्स, यहाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 मोल। तो 1 मोल से कितने मोल बनते हैं आफ्टर डिसोसिएशन, n मोल्स बनते हैं। देखो इसको रफ में समझ भी लो कि 1 मोल से हमारे को n मोल्स मिलते हैं, ठीक है। तो अल्फा मोल से कितने मिलेंगे, n अल्फा मिल जाएंगे, वो यूनिटरी मेथड है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मोल डिसोशिएट होके n मोल्स बनते थे, तो अल्फा मोल्स डिसोशिएट होके अल्फा n बन जाएंगे। अगर अब मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करूंगा तो मुझे बताना कहाँ पे कितने होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखो यहाँ पे तो 1 ही रहेंगे और यहाँ पे ये सारे ऐड हो जाएंगे, तो 1 माइनस अल्फा प्लस में अल्फा n, कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं। अब बताओ आई की वैल्यू, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो आफ्टर डिसोसिएशन वाले कौन से हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस में अल्फा n, और बिफोर डिसोसिएशन तो 1 थे, ठीक है। अब आप इसे कैलकुलेट कर लो, 1 डिवाइड में कोई रोल नहीं है उसका, 1 माइनस अल्फा प्लस का अल्फा n, ठीक है। तो 1 इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा i माइनस 1, ठीक है। और यहाँ अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन नहीं लेते, अल्फा कॉमन लेते हैं, ठीक है। अल्फा कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा n, और यहाँ अल्फा कॉमन लिया है तो -1 बच जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं अल्फा को यहीं छोड़ूं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो इसको यहाँ ले जाता हूँ, इसको रब करता हूँ, देखो इससे आगे चल रहे हैं हम, ये आ गया था हमारे पास क्या, 1 i माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फा n माइनस 1। तो अगर मुझे यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये 1 मेरा ऐसा बन रहा है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो अल्फा को मैं यहीं छोड़ूंगा, ये नीचे आ जाएगा इसके, तो i माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1। तो आई अल्फा की वैल्यू और आई की वैल्यू में क्या रिलेशन आया डिसोशिएटिव टाइप इलेक्ट्रोलाइट में, कि सर अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1। यहाँ पे अल्फा क्या है, सारी बातें पता भी होनी चाहिए, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक। और आई क्या है, आई तो पता ही है आपको, टॉपिक ही चल रहा है, वेंट ऑफ फैक्टर। और n क्या है, n है आपका नंबर ऑफ, n क्या है यहाँ पे, n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड अपॉन डिसोसिएशन, ठीक है। डिसोशिएट होने के बाद आपको कितने पार्टिकल मिले, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखो, ये नहीं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करना आना चाहिए, तो फिर फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा। और अगर कैलकुलेशन से बचना है तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, दोनों ऑप्शन है। रटने वालों के लिए ये वाला बेस्ट है, मतलब जिन्हें याद रहता है, और जो समझ के करेंगे कॉन्सेप्ट से उनके लिए ये। दिक्कत कहाँ आएगी सर, कितना बनाएं, तो देखो जब 1 मोल था तो n मोल्स बनते थे, जब 1 मोल था तो n मोल्स बनते थे, जब अल्फा मोल डिसोशिएट होंगे तो n अल्फा बन जाएंगे, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो देख लो आगे, इसे देख लो, अल्फा का फॉर्मूला ध्यान रखना डिसोशिएटिव के केस में। अब आगे बढ़ेंगे हम एसोसिएशन के केस में। एक बात ध्यान रखना कि डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी ही रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि यार डिसोशिएट होने के बाद एक पार्टिकल एक से ज्यादा में ही तो ब्रेक होगा, तो आई की वैल्यू भी फिर 1 से ग्रेटर होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो एसोसिएटिव टाइप इलेक्ट्रोलाइट्स की तरफ, ठीक है।
सब कर दे रहे हैं इसको, देख लो कुछ लिखना है तो। चलो अब हमें क्या देखना है, डिसोसिएटिव टाइप इलेक्ट्रोलाइट्स। एसोसिएटिव डिसोसिएटिव तो हो गए, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, एसोसिएटिव टाइप इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब ये मॉलिक्यूल्स में जाके नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाएंगे नहीं, कम कर देंगे, है ना। ठीक है, तो इनको देखते हैं कैसे होगा। चलो इनको भी देख लेते हैं। एक बात ध्यान रखो कि जो हमारे पास कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स होती हैं वो डाइमराइज करती हैं बेंजीन में जाके। एक पॉइंट ध्यान रखना है हमें, ठीक है। एक पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है कि जो कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स होती हैं, ठीक है, कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स अंडरगो, क्या अंडरगो करेंगी, डाइमराइजेशन। कहाँ पे, वाटर में नहीं, बेंजीन में, है ना। सॉल्वेंट भी ध्यान रखना क्या होगा। तो बेंजीन के केस में क्या करती हैं, कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स डाइमराइजेशन करती हैं, ठीक है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट से डाइमर मतलब एक मतलब दो मॉलिक्यूल डाले आपने, दोनों ज्वाइन करके सिंगल मॉलिक्यूल बन गया। तो वहां पे क्या हुआ, एसोसिएशन का केस आया कि नहीं आया। देखो मैं इसको समझाता हूँ। देखो आपने दो मॉलिक्यूल डाले या दो मोल डाले CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, किस में डाला, इन बेंजीन, ठीक है। और हमने कहा ये 100% एसोसिएशन शो कर रहे हैं, मतलब जितने हैं सारे के सारे एक दूसरे के साथ डाइमर बना रहे हैं। तो दो किस तरीके से बना रहे होंगे, देखो यहाँ पे CH3 इस तरीके से है, इस तरीके से स्ट्रक्चर ओपन करके बना रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे CH3 और इसका COO ये, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो डाइमर बन गया ना। डाइमर मतलब जैसे पॉलीमर होते हैं ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की चेन, वैसे डाइमर मतलब दो मॉलिक्यूल की चेन। तो देखो दो मॉलिक्यूल इनिशियली थे, बाद में कितने बचे, 1। तो क्या हुआ यहाँ पे, पहले आप कैलकुलेट कर रहे होगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दो मॉलिक्यूल्स के लिए, बाद में कितने के लिए मिली, 1 के लिए। तो यहाँ से कौन सी वैल्यू आती है, यहाँ से आती है आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू, याद करो पहले, है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। और यहाँ से क्या आती है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो मुझे बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी इस बार। सर जाहिर सी बात है कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी आएगी, क्यों, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हैं, वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हैं, 2 हैं। और फिर सॉल्यूशन में जाके वो डाइमराइज हो गए, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू एक पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग आएगी। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू कम हो जाएगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। समझ में आया ये कैसे डाइमराइजेशन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। ये क्या हो रहा है, ये जो मैं इसे लाइन से दिखाया है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से उन्हें स्टेबिलिटी मिलती होगी बॉन्ड बनाने से, इसलिए वो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं और इसका जनरल केस, मतलब पहले इसको डिस्कस करते हैं आई की वैल्यू यहाँ कैसे कैलकुलेट होगी, ठीक है। यहाँ तो आपको समझ में आ रहा है आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। अभी ये वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू इक्वल नहीं है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है, किसके, ऑब्जर्व्ड वैल्यू के, ठीक। तो यहाँ पे आपको इसको मार पीट के इसके इक्वल कराना है। तो यहाँ पे किस कैलकुलेटेड वैल्यू कितने पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग आ रही है, 2 पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग, है ना। ये किसके करस्पॉन्डिंग आ रही है, 2 पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग। और ये किसके करस्पॉन्डिंग आ रही है, 1 पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग। तो अब आपको इसको इक्वल बनाना है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, 2 है यहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे तब आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू के, क्योंकि वो 1 के करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस केस में आई की वैल्यू हाफ हो जाएगी,
तो आपने एसोसिएशन के केस में देखा आई की वैल्यू क्या रहती है, आई की वैल्यू लेस देन 1 रहती है फॉर एसोसिएशन। डिसोसिएशन में क्या थी, 1 से ज़्यादा थी। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू 1 से कम और डिसोसिएशन के लिए 1 से ज़्यादा। देख लो कैसे डाइमराइजेशन हुआ। अब हम वही अपना प्रोसेस रिपीट करेंगे और अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे किस में, आई के टर्म्स में, ठीक है। चलो सही चल रहा है अपना स्ट्रीमिंग, देख लो, नोट कर लो, रब कर रहा हूँ। चलो अब हमने क्या किया, अब हमने एसोसिएटेड टाइप इलेक्ट्रोलाइट का केस कंसीडर किया। चलो तो देखो यहाँ पे मैं वही कार्बोऑक्सिलिक एसिड का केस ले रहा हूँ। नीचे वाला कहाँ से हाथ लग जाता है यार, देखो तो पीछे से पकड़ना पड़ेगा। कार्बोऑक्सिलिक एसिड के हमने 2 मॉलिक्यूल लिए और यहाँ जाके इन्होंने डाइमराइजेशन कर लिया, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ गए, तो ऐसे लिख ले रहे हैं हम। तो यहाँ पे अगर मैं इनिशियल केस की बात करूँ तो इनिशियली यहाँ पे कितने पार्टिकल मान के चल रहा हूँ, 1 मान के चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कितने होंगे, कुछ नहीं, 2 है, मैं 1 कंसीडर कर रहा हूँ, लेट करा है ये, ठीक है। कुछ देर बाद इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा कि सर अगर ये अल्फा एसोसिएट करेगा तो ये कितना बनेगा। देखो जब 2 मोल्स थे तो कितना मोल बनता था, 1 मोल। मैंने मोल देखना कैसे बताया, ये इनिशियल कट रहा है, इधर को लिखेंगे। चलो मैंने मोल देखना कैसे बताया है, मोल होते हैं जो आगे कोफिशिएंट लगा हो, जिसे हम बोलते हैं स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ 2 है तो आपने क्या देखा कि सर 2 मोल से हमारे को 1 मोल मिल रहा है। तो अगर आपका अल्फा मोल डिसोशिएट होगा तो कितने मोल मिलेंगे, देखो बताओ मुझे। देखो यूनिटरी मेथड लगाना है, यहाँ पे 2 से 1 मोल मिलता है तो 1 से कितना मिलेगा, 1/2, और अल्फा से कितना मिलेगा, अल्फा/2। तो समझ आया, अगर अल्फा मोल एसोसिएट होंगे तो कितने बनेंगे, अल्फा/2 बनेंगे। समझाओगे कैसे, वैसे कि सर 2 से 1 मोल बनता है एसोसिएट होने के बाद, तो 1 से 1/2 बनेगा और फिर अल्फा से अल्फा/2 बनेगा, ठीक है। अब मुझे आई की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। आई की वैल्यू के लिए क्या देखते थे हम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, देखो यहाँ पे मतलब चेंज क्या, एसोसिएशन आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन। वहां पे क्या था, आफ्टर डिसोसिएशन, तो वो कॉमन बात ही है ना, इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है क्या होगा। और अपॉन में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन, मतलब कि वो जब एसोसिएट नहीं हुए थे तो उससे पहले कितने थे। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन कितने हैं, ये सारे ऐड कर दो, 1 माइनस अल्फा प्लस में अल्फा/2, और यहाँ पे ये कितने हैं, 1, ठीक है। तो मुझे बताओ आई की वैल्यू क्या आएगी, आई की वैल्यू बताओ क्या आएगी। देखो आई की वैल्यू आएगी सर 1 से तो डिवाइड होकर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस में अल्फा/2। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, देखो आई की वैल्यू निकालने के लिए 1 माइनस 1 मतलब एक माइनस के अल्फा में से प्लस का हाफ अल्फा जा रहा है, तो माइनस का ही अल्फा बचेगा फिर, है ना, ऐसे ही तो होगा, ऐसे ही होगा। -1 में से प्लस हाफ घटा रहे हैं तो माइनस हाफ बचेगा। तो आई की वैल्यू क्या आई, आई की वैल्यू आई आपके सामने ये 1 माइनस अल्फा/2, वहां क्या आई थी, 1 प्लस अल्फा आई थी। तो ये तो कार्बोऑक्सिलिक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड के केस में हुआ है, ठीक है। अब मैं जनरल केस की बात करूंगा जहां हमें पता नहीं होगा डाइमर बन रहा है ट्राइमर बन रहा है, हम मान के चलेंगे कि n मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं एक साथ, ठीक है। उस केस को कंसीडर करते हैं। चलो इसको मैं रब कर रहा हूं, देख लो, ठीक है। अब हम जनरल केस की बात कर रहे हैं एसोसिएटिव टाइप इलेक्ट्रोलाइट्स में। मॉलिक्यूल में वही ले रहा हूं, कार्बोऑक्सिलिक एसिड, देखो ठीक है।
और हमने कहा ये क्यों ले रहे हैं यार, वो ले लेते हैं ना, एन करके जो लेते हैं। देखो मैं बोल रहा हूँ कि एक ए मॉलिक्यूल था जिसके एन मोल्स आपने डाले और ये सारे एसोसिएट हो गए, तो ऐसे तरीके से लिख दूंगा, है ना। तो यहाँ पे इनिशियली देखो कितने हैं, इनिशियली मैं मान के चल रहा हूँ मेरे पास इसका एक पार्टिकल है, ठीक। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, अभी डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हुआ है। लेकिन कुछ देर बाद जब आप इक्विलिब्रियम में देखोगे तो ये क्या होगा, अल्फा अल्फा क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। तो अल्फा अमाउंट क्या हुआ, एसोसिएट हुआ। तो आप देखो आपको एन मोल से क्या मिलता था, आपको एन मोल से एसोसिएट होने के बाद एक मोल मिलता था। तो अल्फा मोल से क्या मिलेगा, पहले वन से देख लो, वन से क्या मिलेगा, 1/n मिलेगा। अल्फा से क्या मिल जाएगा, फिर अल्फा से मल्टीप्लाई कर देना, तो अल्फा अपॉन एन मिलेगा, ठीक। तो मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ वो किस बेसिस पे लिख रहा हूँ वो मैंने आपको समझा दिया, फिर से समझ लो। देखो जब आपके पास n मोल्स थे ए के, तो वो एसोसिएट होने के बाद एक मोल बना रहे थे, n मोल्स थे एसोसिएट होने के बाद एक मोल बना रहे थे। फिर जब एक मोल रह गया तो यूनिटरी मेथड ने क्या कहा, 1/n मोल्स बनेंगे। लेकिन जब आपका अल्फा एसोसिएट हुआ है तो कितने मोल्स बनेंगे एसोसिएशन के बाद, वन से था तो वन वाले में अल्फा का मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फा अपॉन एन आ जाएगा। आ गया समझ बात, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे तो अगर मुझे आई की वैल्यू लिखनी है तो अब क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू होती थी आफ्टर एसोसिएशन वाले पार्टिकल्स 1 - अल्फा प्लस में अल्फा अपॉन एन, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 1। इसको आगे बढ़ाएं अगर तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो आई की वैल्यू ये 1 से तो डिवाइड होकर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 - अल्फा अपॉन में अल्फा डिवाइड बाय एन। अब क्या करोगे, देखो आई तो यहाँ क्या रहता है, आई यहाँ पे 1 से छोटा रहता है, तो i-1 तो लिख नहीं सकते, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सर 1 - आई कर दो। मतलब ये चीजें इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएंगी, ये माइनस का अल्फा इधर आके प्लस का अल्फा, और ये वाला प्लस का अल्फा इधर आके माइनस का अल्फा, और ये 1 ऐसे ही रहा, आई उधर जाके माइनस का हो गया। अब यहाँ से अल्फा आप कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, 1 - 1/n, यहाँ पे 1 - आई चल ही रहा है। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 - आई अपॉन में ये 1 - 1/n। अल्फा का फॉर्मूला क्या आया, 1 - आई अपॉन में 1 - n। आई बात समझ में। यहाँ पे अल्फा क्या है, यहाँ पे अल्फा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब एसोसिएशन का केस है तो एसोसिएशन हो जाएगा, डिसोसिएशन का केस है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा। आई आपको पता ही है क्या होता है, आई होता है वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक। और एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन जो फॉर्म्ड हुए हैं, ठीक। ठीक है, तो देख लो इसको, दिख ही रहा है सब, ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या आया, 1 - आई, क्योंकि आई वहां i-1 था, क्योंकि डिसोसिएशन में i 1 से बड़ा होता है। अब एसोसिएशन में i-1 करोगे तो फिर अल्फा माइनस में चला जाएगा, माइनस तो कोई चीज डिसोसिएट होगी नहीं, एसोसिएट होगी नहीं, तो इसीलिए हमने इसको इस तरीके से अरेंज किया कि हमारी कैलकुलेशन हो जाए। तो ये जनरल केस था एसोसिएटिव टाइप इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का केस समझ में आ गया होगा, और फॉर्मूले ध्यान रखना क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ से कॉमन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पहले इतना लिख लो, फिर मैं एक कॉमन फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो लिख लिया, यहाँ से जो कॉमन फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास वो क्या होगा, लिख लो। यहाँ से जो कॉमन फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, देखो जो आई का फॉर्मूला बन रहा है वो ये कि सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर, चाहे वो एसोसिएशन की बात हो चाहे वो डिसोसिएशन की बात हो, दोनों चलेंगे सर, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाता है, यही चीजें रिपीट हो जाती हैं, नंबर ऑफ
पार्टिकल्स बस क्या आ जाता है, बिफोर, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एक फॉर्मूला तो आएगा आपके पास, ये था। दूसरा वाला जल्दी से बताओ मुझे क्या होता है, जो वो ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड वैल्यू के टर्म्स में निकाला था। देखो दूसरा वाला जो फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, वो क्या आता है आई का, कि जो हमने वैल्यू ऑब्जर्व करी थी, हम राइट हैंड साइड पे लिख रहे थे, है ना। तो ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इधर क्या होता था, जो हम कैलकुलेट करते थे, है ना, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और जो हमने कैलकुलेट करी होती थी उसको हम नीचे ले आते थे, है ना। मैंने बता रखा है, ये फिर से मैं बता रहा हूँ ताकि दोनों फॉर्मूले रिवाइज हो जाए, क्योंकि तीसरा फॉर्मूला थोड़ा सा इनसे अलग है, ठीक है। तो ये हमारे पास आई का दूसरा फॉर्मूला था। दोनों फॉर्मूले याद कर लो, ठीक है। दोनों फॉर्मूले एक जगह लिख लो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है, नोट कर लो। चलो अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है एबनॉर्मल मोलर मास। ये भी आई से ही रिलेट होता है, मतलब वेंट ऑफ फैक्टर से ही हम इसको रिलेट कर देते हैं। तो पहले एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है। एबनॉर्मल मतलब एक आप थ्योरेटिकल कैलकुलेट कर रहे थे, मतलब जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो आपके लिए नॉर्मल होगी, क्योंकि आपने अपने नॉर्मल रूम में बैठ के पेन पेपर से कैलकुलेट कर दी। तो वहां से जो निकल के आता कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से मास, मोलर मास, वो क्या होता, वो होता नॉर्मल मोलर मास। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल आएगा उसमें तो कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटीज होंगी। आपने NaCl माना था एक पार्टिकल, वहां मिल गए दो। आपने एसिटिक एसिड के माने थे दो पार्टिकल, वहां बच गया एक। तो एबनॉर्मेलिटी आई ना, डिफरेंसेस आए। तो उसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से जो मोलर मास कैलकुलेट होके निकालते हैं हम, उसको हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। तो एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, अगर डिसोशिएट हो रहा है तो ज्यादा होगा नॉर्मल से, और एसोसिएट हो रहा है तो कम होगा। तो द मोलर मास दैट इज आइदर लोअर और हायर देन द एक्सपेक्टेड और नॉर्मल वैल्यू इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो इसको कैसे समझेंगे। देखो मैं ले रहा हूं यहाँ पे वही अपना एसिटिक एसिड वाला एग्जाम्पल, ठीक है। और इसने क्या बनाया है, इसने बनाया है डाइमर। तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे इसके कितने मोल्स थे बताओ मुझे, यहाँ पे इसके कितने मोल्स थे, देख लो आराम से। मुझे तो 2 मोल लग रहे हैं, तुम बताओ। 2 मोल हैं। तो 1 मोल एसिटिक एसिड का मास कितना होता है बताओ। 1 मोल एसिटिक एसिड का मास कितना होता है। देखो 1 मोल एसिटिक एसिड का मास निकाल लो, कार्बन 12, ये हाइड्रोजन 3 है 15। तो मतलब जब तुम इसे निकालोगे तो ये आएगा आपके पास, इसका जो मोलर मास आएगा वो 60 ग्राम पर मोल आएगा। लेकिन 2 मोल हैं इसके, ठीक है। तो 2 मोल हैं यहाँ पे। तो यहाँ ऐसे समझो, इसको हटा के समझ लो। अभी देखो इसको हटा देते हैं, ठीक है। अभी मैंने कहा ये है हमारे पास एसिटिक एसिड, तो इसका मोलर मास कितना आया, 60 ग्राम पर मोल। आया कि नहीं आया मुझे बताओ। और इस वाले मोलर मास को आप क्या बोलोगे, इस वाले मोलर मास को आप बोलोगे कि सर ये जो आया है ये हमारे पास कैलकुलेटेड आया है, कैलकुलेटेड वैल्यू आई है। और कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास क्या होती है, कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास नॉर्मल वैल्यू होती है, ठीक है। आई बात समझ में। अब इधर से देखो यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ मुझे बताओ कितना आएगा। एक बार मैं कैलकुलेशन करके देखता हूँ। देखो इसको हम रिलेट कर देते हैं किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, तब अच्छे से समझ आएगा। देखो मैं फॉर्मूला निकालना चाह रहा हूँ आई का एबनॉर्मल मोलर मास के टर्म्स में। देखो कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप देख लो। देखो मैं सपोज करो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं, तो डेल्टा टी बी क्या होता था, के बी इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसे लिखते हैं, गिवन वेट अपॉन में इसी का मोलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी
और इसमें क्या आता है रिलेशन, ये मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और जो मोलर मास होता है उसमें कैसा रिलेशन आता है, उसमें इनवर्स रिलेशन आता है कि नहीं आता है। देखो फिर से देख लो एक बार, मैंने डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लिखा, क्या आया, के बी इंटू मोलैलिटी। अब मोलैलिटी को मैंने और ब्रेक करके लिख लिया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को और ब्रेक किया कि सर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में उसका मोलर, वेट ऑफ सॉल्यूट जितना आपने डाला है सॉल्यूशन में अपॉन में उसका मोलर मास। तो हमने देखा अगर हम इन चीज़ों को नेग्लेक्ट करें, और हमने देखा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास में कैसा रिलेशन है, तो इनवर्स रिलेशन मिला। अब आपका आई का फॉर्मूला याद करो, आई का फॉर्मूला क्या होता था, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में आपके पास क्या होती थी, कैलकुलेटेड वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑब्जर्व्ड वाले में आपको एबनॉर्मेलिटीज दिखती थी, है ना, दिखती थी कि नहीं दिखती थी। तो जो ऑब्जर्व से आएगा आपके पास वो कैसा आएगा, एबनॉर्मल मोलर मास आएगा। ठीक है, एबनॉर्मल मोलर मास आएगा। और कैलकुलेटेड वाले से आपके पास, सपोज मैं डिवाइड करके लिख रहा हूं, तो कैलकुलेटेड वाले से आपके पास क्या आएगा, कैलकुलेटेड तो आपने नॉर्मल जो किया है तो वो आएगा आपका नॉर्मल मोलर मास। ठीक, अब इसको जब आप अरेंज करके लिखोगे तो डिवाइड है, मल्टीप्लाई करोगे रेसिप्रोकल होगा, तो आई का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ये नॉर्मल ऊपर चला जाएगा, तो आई का फॉर्मूला आ जाएगा नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास। आई बात समझ में कि नहीं आई, देख लो, नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास। अब यहाँ देखो आप कैसे आ रहा है आई, आई इस केस में क्या आता था, आई हाफ आता था। ठीक है, तो नॉर्मल मोलर मास आपके पास कितना है 60, लेकिन डाइमर बना देगा तो आपके पास मोलर मास बढ़ जाएगा ना। देखो अब मैं इस इधर समझा रहा हूं, फिर भी उधर भी समझा दूंगा दोबारा से। देखो यहाँ पे अभी हमारे पास कितना था इनिशियल, मैंने कहा 1 मोल था, 1 पार्टिकल था। ठीक है, तो उसका मोलर मास कितना था 60 ग्राम पर मोल। अब उन्होंने डाइमर बना लिया तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 120 ग्राम पर मोल। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और ऑब्जर्व जो आपने किया है उसमें आपको क्या मिल रहा है, एबनॉर्मेलिटी मिल रही है। तो ये वाला मोलर मास कैसा है, ये है एबनॉर्मल मोलर मास, है ना। और आई का आपको पता है फॉर्मूला, ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड करते हो, तो ऑब्जर्व्ड में कैसा आया है, ऑब्जर्व्ड में आया है आपके पास एबनॉर्मल मोलर मास। उल्टा हो गया ना, देखो उल्टा हो गया ये, तो इसको एक बार रब कर देता हूं मैं यहाँ से। आई की वैल्यू हाफ आ रही थी, तो नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मास गलत लिख दिया है, देखो मास को करेक्ट कर लो। ठीक, देखो यहाँ पे मोल्स है ना, ये 2 मोल्स थे, 1 मोल का मास कितना था 60 ग्राम पर मोल, तो 2 का कितना हो जाएगा 120। यहाँ पे 1 ही मोल है तो कितना रहेगा 60 ग्राम पर मोल रहेगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से जब फॉर्मूला निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास फॉर्मूला यहाँ से एबनॉर्मल मोलर मास वाला आ जाएगा, लेकिन हमारे पास नॉर्मल तो 60 है ना। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला वही वाला आ जाएगा, एबनॉर्मल मोलर मास अपॉन में नॉर्मल मोलर मास। बताओ कौन सा सही है। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन हो गया इसमें, तो बताओ कौन सा वाला सही है। ठीक, ये वाला कि ये वाला, देख लो आराम से। यहाँ पे अगर मैं 1 मोल की बात करता तो 60 लिखता, यहाँ पे 120 लिखता। ठीक, तो अब हमारे पास आई 1/2 आता है। ठीक है, आता है, तो यहाँ पे ये एबनॉर्मल जब है तो एबनॉर्मल कितना होना चाहिए था, अगर मुझे इसको आई की वैल्यू को 1/2 के इक्वल लाना था तो कैसे आता, देखो जब नीचे 120 होता कि नहीं होता, बताओ एक बार फिर से देख लो। देखो सारा रब कर देता हूँ, फिर से देख लो। देखो एबनॉर्मल मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर से समझ लेना,
एबनॉर्मल मोलर मास के लिए मैंने तुमसे कहा कि हमारे पास कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी डेल्टा टी बी, ये क्या होती थी, ये होती थी सर के बी इंटू मोलैलिटी के इक्वल। अब मोलैलिटी को आप ब्रेक करके कैसे लिखते थे, मोलैलिटी को लिखते थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, कहाँ पे, इन केजीज में। जब आप नंबर ऑफ मोल्स को भी ब्रेक करते हो तब क्या आता है, तब आता है आपके पास जो आपने वेट डाला है सॉल्यूट का अपॉन में उसी का मोलर वेट, और यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है। तो ये डेल्टा टी बी हमारे पास क्या होता है, डेल्टा टी बी हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो डेल्टा टी बी और मोलर मास में क्या रिलेशन आ रहा है, इनवर्स रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, इतनी देख लो, ठीक है। उधर बसड़ मच गई थी, एक चीज से समझ लो पहले। अब मुझे बताओ, तो ये डेल्टा टी बी क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये है, ठीक है। और आई का फॉर्मूला क्या होता था, जो आई का फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, आई का फॉर्मूला होता था ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मुझे बताओ एबनॉर्मल मोलर मास कहाँ से निकल रहा था, एबनॉर्मल मोलर मास निकल रहा था ऑब्जर्व्ड वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। तो यहाँ से जो मोलर मास आ रहा था वो एबनॉर्मल था, मतलब या तो वो डिसोशिएट होने के बाद आ रहा था या एसोसिएट होने के बाद आ रहा था। तो यहाँ पे जो आ रहा था वो एबनॉर्मल मोलर मास था, और डिवाइड बाय क्या था, कैलकुलेटेड। तो कैलकुलेटेड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जो हमारे पास नॉर्मल मोलर मास आ रहा था, ठीक है। अब इसको जब तुम अरेंज करोगे तो आई की क्या वैल्यू मिलेगी, ये ऐसे हो जाएगा ना, 1 अपॉन एबनॉर्मल डिवाइडेड बाय क्या है, 1 अपॉन नॉर्मल, तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, नॉर्मल, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ से आई का क्या फॉर्मूला निकल के आया, आई का फॉर्मूला निकल के आया सर नॉर्मल मोलर मास अपॉन में क्या, अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ पे जो आई का फॉर्मूला निकल के आता है वो ये आता है, आ गई बात समझ में। ये था आई की जो मोलर मास के टर्म्स में फॉर्मूला था, ये वाला ध्यान रख लो, ठीक है, ये इजी है मेरे ख्याल से समझने के लिए। तो 3 फॉर्मूले थे, कोई भी एक दो याद होंगे तो काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और नोट कर लेना। चलो देखो, अब कॉलिगेट जो मेन काम की बात है वो यहाँ पे आती है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ा वेंट ऑफ फैक्टर का। तो वेंट ऑफ फैक्टर से सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के एक्सप्रेशन क्या हो गए, मॉडिफाइड हो गए। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके पास किसकी, मैं बात करता हूं आपके पास रिलेटिव रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की, ठीक है, कि वेपर प्रेशर किस तरीके से कम या ज़्यादा हुआ था। तो इसका क्या फॉर्मूला होता था, ये मैं पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बता रहा हूँ आपको। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता था कि अगर सर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हम पी नॉट से लिख रहे हैं, ठीक है, ए मान लेता हूँ सॉल्वेंट को, तो वो सॉल्यूशन में जाके कुछ कम हो जाता था। और रिलेटिव देखते थे तो किसी चीज़ की रिलेशन में देखते थे, वो किसके इक्वल आता था, वो आता था इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ और इंक्लूड कर दोगे, क्या, आई, ठीक है, आई से मल्टीप्लाई हो जाता है अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक्सप्रेशन। तो ये मॉडिफाइड एक्सप्रेशन है, कुछ नहीं, बस आई इंक्लूड कर दिया, क्योंकि आई के आने से क्या हो रहा था, आई के आने से मैग्नीट्यूड चेंज हो जा रहा था, ठीक है। ऐसे ही दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है जो हमने पढ़ी थी, वो थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट,
तो वहाँ पे भी बस फॉर्मूला वही रहेगा, और आपका जो नया फॉर्मूला आएगा उसमें क्या हो जाएगा, उसमें आपको आई इंक्लूड कर देना है। तो डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा, आई इंटू के बी और इंटू में मोलैलिटी जो होता था। ठीक है, तो सब में क्या हो रहा है आप देख रहे हो कि बस आई इंक्लूड हो जा रहा है। ऐसी बाकियों में भी देख लो, देखो ये दूसरी थी, तीसरी क्या होती थी हमारे पास, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता था। उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी, आई और इंक्लूड कर दिया, आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, ये आ गया आपके पास, है ना। और लास्ट क्या थी हमारे पास, ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो वो जो आई हमने समझा वो इसीलिए समझा कि भाई क्या चेंज आएगा उसकी वजह से। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से डिनोट करते थे, आई और इंक्लूड हो गया, सी कंसंट्रेशन, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। तो आपके पास सारे मॉडिफाइड एक्सप्रेशन क्या आ गए, आपके पास सारे मॉडिफाइड एक्सप्रेशन ये आ गए। देख लो इन सब में बस आई इंक्लूड हो गया, बाकी पहले जैसा फॉर्मूला ही है। ठीक है, इनको रब कर रहा हूँ मैं, नोट कर लेना। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगर है हमारे पास हैं। देखो अब हमसे पूछ रहा है, एप्लीकेशन बेस्ड है, इसमें कैलकुलेशन वैल्कुलेशन ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशंस हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, कौन से सॉल्यूशन का आपको हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। तो देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कैसे देखते हैं हम, देखो देखो बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या करोगे, बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमें पता है कि सर जो इंक्रीज होता है वो आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी के साथ होता है। अब यहाँ पे हमें मोलैलिटी या मोलैलिटी तो सेम ही दे रखी है, के बी क्या होगा, वाटर के लिए कांस्टेंट होगा। तो अब जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, वेंट ऑफ फैक्टर के। तो यहाँ से आप वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करके बताओ मुझे NaOH के लिए क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा किस में, Na प्लस में और OH माइनस में। तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, निकालना बताया था। Na2SO4 की देखो, ये ब्रेक होगा तो ये ब्रेक होगा Na प्लस में और SO4 2 माइनस में। क्या यहाँ पे चार्ज बैलेंस है, नहीं, ना ही एटम बैलेंस है, 2 सोडियम है 2 लगा दो, तो 2 यूनिट का प्लस चार्ज 2 यूनिट का माइनस चार्ज। तो यहाँ आई की वैल्यू कितनी आ गई, 3, क्योंकि पहले कितने पार्टिकल थे 1 और बाद में कितने हो गए 2 और 1 3। फिर कौन है, NH4NO3 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये किस में ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा NH4 प्लस और NO3 नेगेटिव। तो यहाँ आई की वैल्यू 2 रहेगी। और एट लास्ट कौन है हमारे पास, KNO3। तो यहाँ पे ये जो ब्रेक होगा ये K प्लस और NO3 माइनस में ब्रेक होगा, तो आई की वैल्यू 2। तो सबसे ज़्यादा आई की वैल्यू किसके लिए आ रही है, Na2SO4 के लिए। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज भी किसके लिए आएगा, NO2SO4 के लिए। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो देख लो इस तरीके से, क्योंकि न्यूमेरिकल तो है ही है साथ में, अब तो ग्रेजुएशन के लिए भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर दिया है, BSc के लिए, BA के लिए आपके, है ना। तो आपको CUET में इसी तरीके से क्या मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको एप्लीकेशन बेस्ड आना चाहिए। ठीक है, चेक कर लो इसको, एक और कराते हैं फिर, समझ लो। आपको आई निकालना है और जिसके लिए आई ज़्यादा होगा उसके लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होगी, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन आ गया। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन कंपैरिजन टू 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 MgCl2 सॉल्यूशन इज। तो देखो आप, ग्लूकोज कैसा होता है, ग्लूकोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, ग्लूकोज क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो वहां पे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, ना डिसोशिएट होगा ना एसोशिएट होगा। तो हमसे क्या पूछा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
तो डेल्टा टी एफ वहाँ पे क्या होता, आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी या मोलैरिटी जो भी है वो सेम दे रखी है ना, कंसेंट्रेशन है मतलब। तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ जो आता वो आपका आता, अगर ये सबको मैं सेम भी रखूँ तो 1 है ना, ये सबको मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ, कुछ भी ए मान लेता हूँ, चलो तो ये 1 ए आता। ऐसे ही जब आप MgSO4 की बात करोगे तो ये तो इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके लिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ जरा। इसके लिए आई की वैल्यू ऐसे निकालोगे कि सर ये ब्रेक होगा Mg2 प्लस और SO4 2 माइनस में, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी कितनी हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगी, तो 2 टाइम्स है अबाउट ट्वाइस, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आई निकालना है और प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करना है, ठीक है। MgCl2 था, सॉरी ये ट्वाइस नहीं होगा, क्या था MgCl2 था। MgCl2 के लिए देखो क्या होगा, देखो MgCl2 कैसे डिसोशिएट होगा, MgCl2 डिसोशिएट होगा Mg2 प्लस और Cl माइनस में। Mg तो बैलेंस है, क्लोरीन 2 है तो 2 लगा दो, अब चार्ज भी बैलेंस, तो यहाँ आई कितना आ गया 1 और 2 3, तो यहाँ पे जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आएगी, अब आई की वैल्यू 3 हो गई, बाकी चीज़ें तो सेम ही हैं, बाकी चीज़ें सेम हैं, ये चीज़ तो वहाँ पे भी कॉन्स्टेंट ही थी है ना, इसको मैंने ए के इक्वल माना था, यहाँ आई की वैल्यू 3 आ गई तो ये 3A हो गया। लेकिन ग्लूकोज में क्या था, ग्लूकोज में आपके पास आई की वैल्यू 1 थी, तो वहाँ पे डेल्टा टी एफ कितना आ रहा था, वहाँ पे केवल ए आ रहा था, तो कितना हो गया ये 3 टाइम्स, तो अबाउट 3 टाइम्स, ये वाला आंसर सही होगा। MgSO4 के लिए कर लिया मैंने, तो इतना समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोगों ने समाप्ति कर दी किसकी, सॉल्यूशन चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, इसके जितने भी लेक्चर्स हैं अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ, फिर आप NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करो, हो जाएंगे। कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट सेक्शन है पूछ लेना उसमें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद पूरा एक चैप्टर के साथ में कोऑपरेट करने के लिए। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है, थैंक यू।